हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए फिर से अपना नया चैप्टर के प्रश्न उत्तर लेकर। पिछली बार हमने आपको बताया था निदा फाजली जी का चैप्टर था अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। ये चैप्टर हमने आपको बताया था, ये वाकई जो हमने पढ़ा ये बहुत दिल को छू लेने वाला चैप्टर था। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हमसे क्या पूछ रहे हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे शुरू होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से, यानी 25 to 30 वर्ड्स में। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों जाना जाता था। हमने बताया था ना, लश्कर जो थे उन्होंने एक कुत्ते को दुत्कार दिया था, तो जिससे क्या हुआ, वो सारी उम्र रोते रहे, इसलिए उनको नूह नाम से जाना गया। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। अरब में लश्कर को नूह नाम से याद करने का कारण यह है कि एक बार उन्होंने एक जख्मी कुत्ते को धुतकार दिया था, इसी कारण से वे उम्र भर रोते रहे और उन्हें नूह नाम से पुकारे जाने लगा। नूह मतलब आंसू होता है। दूसरा क्वेश्चन, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों। शाम के समय। लेखक की माँ शाम के समय पत्ता तोड़ने के लिए मना करती थी कि वे रोएंगे और आपको बद्दुआ देंगे, मतलब बुरी दुआ देंगे। तो यही आपको इस आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ है। अब प्रकृति में जो असंतुलन आया है उसका क्या होता है। सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, कभी अत्यधिक गर्मी, कभी अत्यधिक ठंड पड़ती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी चीजें हम इसमें लिखेंगे। कैसे। प्रकृति में आए संतुलन का दुष्परिणाम यह है कि मौसम अनिश्चित हो गया है। जाहिर सी बात है, कब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, किस साल ठंडा पड़ेगा और किस महीने पर पड़ेगा। बारिश पूरे साल होती रहती है, तो ये अनिश्चितता आ गई है। ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग, ये सारे प्रकृति के नए असंतुलन का परिणाम है। नए नए रोग निकल आते हैं, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। फिर लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा था। इसलिए रखा था क्योंकि उनसे गलती से एक अंडा टूट गया था कबूतर का, इसलिए उन्होंने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं था और पूरा दिन नमाज अदा करती रही थी। तो वही आप पूरा वक्तव्य यहाँ पर लिखेंगे। लेखक के घर में कबूतरों ने 2 अंडे दिए हुए थे। एक अंडा तो बिल्ली द्वारा तोड़ दिया गया और दूसरा अंडा लेखक की माँ द्वारा उसे बचाने के प्रयास में टूट गया था, जिसके कारण वे दुखी हो गई और उसी का यह प्रायश्चित करने के लिए उन लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा रखा था, यानी कि वो पूरा दिन कुछ खाई पी नहीं थी। इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया। पाठक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्वालियर में जहां वो रहते थे पेड़ पौधे अच्छा हरा भरा था, लेकिन जब वो बॉम्बे आए तो वो सारी चीजें नहीं थी, तो वो सारे बदलाव हम लिखेंगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। आने तक अनेक बदलावों को महसूस किया। जैसे पहले बड़े बड़े घर, आंगन और दालान होते थे, अब डिब्बे जैसे घरों में लोगों का गुजारा करना पड़ता है। मतलब ग्वालियर में उनका बहुत बड़ा घर था, अब बॉम्बे में क्या है, छोटे छोटे से घर हैं, चारों ओर इमारतें और केवल इमारतें ही पाई जाती हैं। खुले स्थानों, पशु पक्षियों के रहने के स्थानों का अभाव दिखता है। खुले स्थान नहीं है, जहां जरा सी जगह मिलती है बिल्डिंग बना दो। पेड़ पौधे नहीं है, चारों तरफ बिल्डिंगें, मकान, सब कुछ बना हुआ है। पहले पशु पक्षियों को घरों में स्थान मिलता था, आज उनके घर आने के रास्तों को बंद कर दिया गया है। वो घर पे ना आए, इसके रास्ते बंद कर दिए गए। इस पे स्पष्ट होता है कि मानव स्वार्थी हो गया है और भावनाएं समाप्त होती जा रही है। मतलब हम पशु पक्षियों के लिए निर्दयी हो गए। एक तो हमने उनके रहने का स्थान यानी पेड़ पौधे काट दिए कि वो कहां पेड़ बनाए, ऊपर से जब वो हमारे घरों में ही रास्ता ढूंढ रहे हैं तो उनको भी आने का हम रास्ता बंद कर रहे हैं, यानी हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये सारी चीजें यहां पर इन्होंने जो बदलाव महसूस किए वो हम यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरा डालने से क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा डालना मतलब कहीं कैंप लगाना टाइप है। डेरा डालने का आशय अस्थायी रूप से बसना, यानी कि क्या, एक कैंप हमने लगाना, जैसे बताया ना, जैसे बंजारे चलते हैं, एक रात के लिए या कुछ दिन के लिए एक जगह डेरा लगा दिया, वो होता है। आजकल पक्षियों का अपने घोंसले बनाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए वे इमारतों में ही अपना डेरा जमा लेते हैं। यानी कि वो स्थायी तो बना नहीं सकते, तो कुछ समय के लिए एक जगह पे जाके घोंसला बनाते हैं, अंडे दे, बच्चे बड़ा है और फिर वो उस जगह से निकल लेते हैं। वो होता है अस्थायी रूप से घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख अयाज
के पिता अपने बाजू पर काला चींटा रेंगता देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए थे? क्यों उठ खड़े हुए थे? क्यों? क्योंकि वो एक कुएं से नहा कर आए थे। वहां पर उनके ऊपर एक चींटा चढ़ गया था। चींटा चढ़ गया था, उनको ये लगा कि मैं उस चींटे को उसके घर से बहुत दूर ले आया हूँ, तो ये गलत किया है। वो अपने घर से भटक गया है, अपने अपनों से भटक गया है, तो इसलिए वो जाते हैं और वापस उसे कुएं पर छोड़कर आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर लिखनी है। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा देख भोजन को छोड़कर उस चोटे को कुएं तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने उस चोटे को घर से बेघर कर दिया था। अतः बिना समय गंवाए वे उस चोटे को उसके घर अर्थात कुएं पर छोड़ आते हैं। इससे पता चलता है कि वे शीघ्र ही अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेते हैं। वो उनसे जान के तो नहीं हुई थी, धोखे में हुई थी, लेकिन तब भी उन्होंने उस चीज को सुधारा, सही किया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो एक छोटे से चींटे के लिए भी इतनी संवेदनाएं रखते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारी लिमिट्स बढ़ रही है, 50 to 60 वर्ड्स की हो रही है, यानी कि अब हम दीर्घ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? जाहिर सी बात है, ये हम सभी जानते हैं, इसे आप बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। पर्यावरण संतुलन, बढ़ती आबादी, इसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मगर यहाँ हमने क्या एक्सप्लेन किया है, ये हम आपको बताते हैं। पर्यावरण असंतुलित होने का सबसे बड़ा कारण आबादी का बढ़ना है। बाकी पॉपुलेशन बढ़ने से पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। बढ़ते आवास की समस्या से निपटने के लिए मानव ने समुद्र की लहरों तक को सीमित कर दिया है। समुद्र के रेतीले तटों को भी मानवों ने नहीं छोड़ा है, वहां पे भी लोग घर बनाने लगे हैं, वहां पर भी इंसानों ने बस्ती बसा ली है। आसपास के जंगल काट काट के नष्ट कर दिए हैं। जैसे लोग बढ़ रहे हैं तो उन्हें रहने के लिए भी तो बड़ी जगह चाहिए ना, लोग बढ़ेंगे तो उन्होंने समुद्र के एरिया में, जंगलों में, हर जगह कब्जा किया है। वो सारी चीजें, पेड़ों को रास्तों से हटा दिया है। परिणाम स्वरूप पशु पक्षी के आवास नहीं बचे हैं। प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं गर्मी, कहीं तेज वर्षा। इन सभी के कारण कई बीमारियां हो रही हैं। इस तरह पर्यावरण के असंतुलन का जनजीवन तथा पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जब बेमौसम चीजें होंगी तो लोग बीमार भी पड़ेंगे, बीमारियां अजब अजब सी बीमारियां पैदा होंगी। तो ये सारी चीजें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगानी पड़ी थी? क्यों? क्योंकि लेखक की खिड़की पे कबूतरों ने एक घोंसला बनाया था, उसमें अंडे दिए, बच्चे निकले, तो खाने पिलाने के लिए कबूतर बार बार आते थे और उनकी फड़फड़ाहट से उनको तकलीफ होती थी, इसलिए उनको वहां से हटाने के लिए उन्होंने वहां पर जाली लगा दी थी। तो वो चीज आपको यहाँ बतानी है। लेखक के घर में कबूतरों का घोंसला बना रखा था। कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले आते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय गंदे होते थे। इसलिए कबूतरों से अपने घर के बचाव के लेखक की पत्नी ने खिड़की में जाली लगानी पड़ी थी। ये आपको वहां पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? अब क्या होता है, समुद्र के ऊपर आप बनाओगे, उसकी जगह खत्म करोगे तो वो गुस्सा दिखाएगा ना, तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। समुद्र का लगातार सिमटना समुद्र के गुस्से की वजह है। समुद्र का लगातार सिमटना, आप उसकी जगह को कम कर रहे हो तो समुद्र तो गुस्सा करेगा ना, तो वो उसकी गुस्सा की वजह। कई वर्षों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र के पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, यानी कि उसको धकेल रहे हैं पीछे, यानी कि मिट्टी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऊंचा करते जा रहे हैं कि समुद्र पीछे कम होता जाए। और बेचारा समुद्र लगातार अपना स्वरूप छोटा बनाते हुए सिमटता चला जा रहा है, मतलब वो शांति से पीछे चलता चला जा रहा है। लेकिन पहले तो उसने अपनी टांगों को समेट लिया, फिर उकड़ू बैठ गया, फिर वह खड़ा हो गया। कहने का मतलब पहले तो वो उकड़ू बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया कि हाँ भैया और जगह ले लूं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही तो समुद्र को गुस्सा आ गया। जब उसे गुस्सा आया तो उसने गुस्से में अपनी लहरों को दौड़ाते 3 जहाजों को उठाकर 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समुद्र किनारे, दूसरा बांद्रा के काटर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पे गिरा। जहाजों में सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि समुद्र को आपने धकेला पीछे, इंसान उस पे नावों पे सवार, यहाँ तक कि धीरे धीरे उसकी जमीन तक पे हमने कब्जा कर लिया। लेकिन
वो कभी तो अपने रूप को उग्र करेगा, और जब उसने उग्र किया तो लोगों के नाव तक बहा ले गया, जो समुद्र की जो उन्होंने जमीन हथियाई थी उस तक को पीछे ढकेल दिया, क्योंकि पानी के वेग से कुछ भी नहीं बचता। तो वो वक्तव्य आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट 11th है, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पाठ में ये जो पंक्तियां दी हैं ये क्या चीज बताना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। हम भी मिट्टी में बने हैं, मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं जाके, और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाना है। अर्थात सभी मनुष्य समान हैं, जितने लोग हैं सभी समान हैं, उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें मिलजुल कर आपसी सौहार्द में रहना चाहिए। पशु पक्षियों को भी वही ईश्वर बनाता है जो इंसानों को बनाता है। उन्होंने भी पशु पक्षियों को जैसे हमें बनाया वैसे पशु पक्षियों को बनाया। जब सभी मनुष्यों में एक ही तत्व समाया हुआ है तो उन्हें अलग अलग कर बताना उचित नहीं है, इससे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो लेखक हैं वो बोलना चाहते हैं कि इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, सबको ईश्वर ने ही बनाया है, और अंत में वो मर के भी उसी में ही मिल जाता है। जैसे पशु पक्षी मिलके मिट्टी में मिलके घुल जाते हैं, उस तरह इंसान भी मिट्टी में ही मिलके घुल जाता है। तो फिर क्यों हम फर्क करते हैं? हमें फर्क नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों द्वारा कवि यही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आश्रय स्पष्ट करना। आश्रय स्पष्ट करने का तात्पर्य यह होता है कि कोई वक्तव्य कहा गया है और उसके मतलब को आप समझाइए। यहाँ पर हम वो बता रहे हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। अब ये क्यों कहा गया था? तो ये वक्तव्य को हमें आपको लिखना है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय यह है कि हर एक की अपनी सहन शक्ति सीमा होती है, फिर चाहे वो प्रकृति हो या इंसान। हमारी भी एक कैपेसिटी है, किसी चीज को हम किसी तक बर्दाश्त, उसी तरह प्रकृति की भी एक सहन शक्ति है, वो भी किसी हद तक किसी चीज को बर्दाश्त कर सकती है। नतीजा क्या होता है? उसे छेड़छाड़ का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इसका उदाहरण हमें कुछ वर्षों पहले समुद्र द्वारा फेंके गए 3 जहाजों के जरिए मिलता है जो अलग अलग स्थानों पर जा गिरे थे। इनमें सवार लोग बुरी तरह घायल हुए। अर्थात जब जो है बहुत तेज तूफान आया था तो जो समुद्र में जहाज थे उनको 3 अलग जगहों पर जो पटका गया था समुद्र में, ये उस वक्तव्य की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। बड़ा होना यहाँ पे शरीर से तात्पर्य नहीं है, यहाँ स्वभाव से तात्पर्य है। चलिए, उपयुक्त पंक्ति का आशय है कि उदार और महान होने के कारण बड़े लोगों में अपनी इंद्रियों को काबू में करने की क्षमता होती है। आप जितने भी छोटे लोग होंगे बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, आप देखते हो क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी सहन शक्ति नहीं होती। सॉरी। तो यहाँ पर उम्र के तात्पर्य नहीं है, यहाँ तात्पर्य क्या होता है कि आप कितना सहन कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर कितनी शक्ति है। उदार होना, महान होना, ये बिहेवियर की बात है। वे क्षमाशील होते हैं, वैसे ही महानता क्रोध करने और दंड देने में ना होकर क्षमा करने में। यानी महानता किसमें? हम क्रोध कर किसी को डांट दो, उसको माफ कर दो, तो वो ज्यादा महानता है। लेकिन उन्हें अत्यधिक परेशान किया जाए तो वे शांत नहीं रहते। यानी जो लोग सहनशील कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अरे तो सहन कर रहा है, इसको परेशान करते रहो, तो वो भी एक समय तक सहन करेगा, पलट कर आपको जवाब देगा। वो बेवकूफ नहीं है, वो सहन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है। तो यह पंक्ति समुद्र के लिए कही गई है, समुद्र के लिए कही गई है। क्यों? क्योंकि उसको सहन कर रहा था, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा था, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेट दिया, लेकिन जब वह क्रोधित हुआ तो उसने अपनी लहरों पर चलते जहाजों को गेंद की तरह उछालकर दूर फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बस्ती ने ना जाने कितने चरिंदों से उनका घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए
जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया। बात क्या हुई थी, जब शहर डेवलप होने लगा था तो पेड़ों को काट दिया गया। शहर डेवलप करने के लिए, इमारतें बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया। तो पक्षी क्या, कुछ तो शहर छोड़ के चले गए, जो नहीं गए वो इधर उधर घरों में अपना डेरा डालने लगे। उसी पंक्ति को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे? उपयुक्त पंक्तियों का आशय है कि बढ़ते शहरीकरण ने पक्षियों को उनके घर छीन लिए थे, इसलिए कुछ पक्षियों ने अपने ठिकाने बदल दिए और शहर की इमारतों में अपने नए ठिकाने बना लिए। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आज मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को कष्ट देने से भी नहीं हिचकता। यानी कि हमने अगर उनको मानो कि पीछे कर भी दिया, उनको आज हम अपने घरों में भी उनको डेरा नहीं डालने देते, तो ये भी तो स्वार्थ है ना। हमने अपने स्वार्थ, अपनी जगह, अपना आवास बनाने के लिए उनके पेड़ काटे, और आज जब वो हमारे घर में आकर डेरा डालते हैं तो हम नतीजतन क्या करते हैं, उनको अपने घरों में भी नहीं आने देते। तो ये स्वार्थ है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। शेख अयास के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना स्पष्ट कीजिए। हमने बताया था ना, वो कुएं पे गए थे, नहाए थे, वहां से आए थे तो चींटा आ गया था। तो वो जो उनकी भावना छिपी थी वो हमें यहाँ पर व्यक्त करनी। क्या है? इंसान हो या पशु सभी समान होते हैं। हम भी अगर अपने घर से दूर हो जाए तो हमें भी तकलीफ होती है, तो अगर एक चींटा दूर हो जाएगा तो उसे तकलीफ नहीं होगी। तो वही बताया कि इंसान हो या पक्षी, पशु, उन सभी में समान भावनाएं होती हैं। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को उसके घर से बेघर करें, हमें बिल्कुल इस चीज का हक नहीं होता। शेख अयास के पिता दयालु और परोपकारी व्यक्ति थे, वे किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। जब चोटा उनकी बाह पर चढ़कर उनके घर तक आ जाता है तो वो खाना छोड़कर उसे कुएं तक ले जाते हैं और इससे उनके पाप का प्रायश्चित हो सके। इन पंक्तियों से उनकी उदारता और स्पष्टवादिता की भावना छिपी हुई है कि वो कितने उदार हैं, वो कितने उदार हैं। उनके लिए एक इंसान जितनी अहमियत रही वो चींटा भी रखता था। तो ये सारी चीजें इस पाठ के प्रश्न उत्तर में हमने आपको समझाई। इस तरीके से ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। ये पाठ आपको बहुत कुछ सिखाता है और इससे सीखने की कोशिश भी करिए, उसे अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश कीजिए। सच मानिए आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।